बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये हमारा जो पेपर है चल रहा है 2011 का, और ये हम इस पेपर की अब कंप्लीशन की तरफ हैं। इसमें हमारे जो एमसीक्यूज़ हो चुके हैं वो 80 हो चुके हैं, अब 81 है। 81 में क्या है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डिफरेंशियल मौजूद हों, जैसे ये डी एक्स है और डी वाई है, या डेरिवेटिव मौजूद हो डी वाई बाई डी एक्स, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, या फैमिली ऑफ पैराबोलाज को रिप्रेजेंट करती है, या ये फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज को रिप्रेजेंट करती है, ये फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती है? अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स किस या स्ट्रेट लाइन किसकी फैमिली को जो है वो रिप्रेजेंट करती है? तो उसके लिए डेफिनेटली हमें इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना होगा। इस सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी उसको देखेंगे कि ये किस फैमिली की इक्वेशन है। अब फैमिली वर्ड इसलिए इसमें यूज़ हो रहा है कि जो इक्वेशन आएगी जिस फैमिली की भी आती है उसके अंदर कांस्टेंट मौजूद होगा, और कांस्टेंट की जितनी वैल्यूज़ देंगे उतनी वो उसकी इक्वेशंस बन जाएंगी। ठीक है, मसलन एक सर्कल है तो सर्कल में जो कांस्टेंट सी है, अब उसको जैसे जैसे वैल्यूज़ देते जाएंगे तो कंसंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो आते जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर दुरुस्त है कि ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज है। ठीक है जी, ये क्या है? फैमिली ऑफ पैराबोलाज है। इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे ये हमें पता चला। उसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो ये स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशन है, यानी कि इसके वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डी एक्स को अगर लेफ़्ट साइड पे रखें, डी वाई को राइट साइड पे रखें, तो एक्स वाली सारी टर्म्स लेफ़्ट साइड पे आनी चाहिए और वाई वाली सारी टर्म्स राइट साइड पे आनी चाहिए। फिर ये 1/x है तो इसका इंटीग्रल log x होता है, ये 1/y है तो इसका इंटीग्रल log ऑफ y होता है। और जब लॉग आ रहे हैं तो कांस्टेंट को लॉग भी लॉग में एक ही फॉर्म में लिख लें। अब ये जो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है, जो कोएफिशिएंट है, ये पावर बन जाता है, तो इसको क्या लिख लेंगे? वाई स्क्वायर लिख लेंगे। फिर लॉग अगर आपस में ऐड हो रहे हों तो इनको जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, लॉग ऑफ सी वाई स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड पे भी लॉग है, राइट साइड पे भी लॉग है, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लें तो लॉग ख़त्म हो जाता है, तो x इज़ इक्वल टू सी वाई स्क्वायर। अब ये देखिए, हमने वहाँ पे कैलकुलस के अंदर जो है वो ये डिस्कस किया कि अगर जो एक वेरिएबल की पावर जो है वो डबल हो और एक की सिंगल हो तो वो पैराबोला होता है। ठीक है, इसको फैमिली इसलिए कह रहे हैं कि ये सी है। अब सी को 1 रखो, 2, 3, 4 जितनी वैल्यूज़ देते जाएंगे तो ये पैराबोलास उतने ही आते जाएंगे, तो इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ पैराबोलास कहेंगे। इसलिए हमने जो करेक्ट किया वो क्या है? ये फैमिली ऑफ पैराबोलाज, और ये बी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट है। इसके बाद आ जाए 82 के ऊपर। 82 क्या है? ए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसकी हमने जो है वो बात करनी है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास बेसिकली सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर कैसे पता चल रहा है कि इसका जो है वो पावर 2 है डेरिवेटिव की, हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव उसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये किसके इक्वल होता, सिर्फ y वेरिएबल होते, x वाली टर्म कोई ना होती, तो इसको हम कहते हैं ये होमोजीनियस है। क्योंकि ये x के इक्वल है तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करें तो उसके सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है y p। तो y p जो है वो हम 1/f ऑफ d f ऑफ x से जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स चार ऑप्शंस हैं, इन चार में से जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। डी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है। अब यहाँ पे इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए स्टूडेंट्स दो तरीके हैं। आप इसका वाई पी अगर सिंप्लीफाइंड होता है तो आप इसका वाई पी फाइंड कर लें। वाई पी अगर फाइंड करेंगे तो इसमें 1/d² + 4 इंटू एक्स आएगा। फिर इसमें से 4 कॉमन ले लें और उसके बाद इसकी जो बना लेंगे आप लोग, इसको ऊपर ले जाओगे और वहाँ से पॉलिनॉमियल जो है वो सीरीज़ बनेगी, तो उससे जो है वो आप इसको सॉल्व कर लोगे।
ठीक है। दूसरा मैं जो रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप आंसर्स को इसके अंदर पुट करके देखें। कोई भी सॉल्यूशन इक्वेशन का होता है जब वो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आप क्या करें, ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करें। मसलन इसका सेकंड डेरिवेटिव, ये जो हमारे पास है इसका सेकंड डेरिवेटिव लें और फिर y की वैल्यू इधर पुट करें। तो आपके पास जो है वो ये इक्वेशन लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। तो उस सूरत में अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास एक ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब मैं जो है वो चेक करता हूँ, इसको मैंने पहले जो है वो जो हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं वो लिख लिया। अब मैं डी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह बाकी ऑप्शन को भी आप जो है वो सिंपली चेक कर सकते हो। डी ऑप्शन को चेक किया करने के लिए मैंने क्या किया, इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। तो क्योंकि ये एक्स में था तो इसका सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। और वाई की वैल्यू पुट की तो अब ये देखो लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। एक्स हमारा एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये जो डी है ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। इसके बाद है 83। 83 में क्या है, द एरिया ऑफ द कार्डियॉइड इज़ इक्वल टू। अब ये देखो ये हमें कार्डियॉइड की इक्वेशन दी गई है, किस फॉर्म में दी गई है, पोलर फॉर्म में। आप लोगों को पता है आर और थीटा वेरिएबल के अंदर अगर इक्वेशन मौजूद हो तो वो पोलर फॉर्म में होती है। अब हमने एरिया का फार्मूला किस में लगाना है, पोलर फॉर्म के अंदर जो है वो लगाना है। और उससे एरिया फाइंड करके हमने आंसर लिखना है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। 4 पाई स्केयर दुरुस्त है, या 8 पाई ए दुरुस्त है, या 3 पाई ए स्केयर ओवर 2 पाई ए स्केयर है। इन चारों में से कौन सी जो है वो ऑप्शन दुरुस्त है। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि 3 पाई ए स्केयर ओवर 2, 3 पाई ए स्केयर ओवर 2, ये ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम ये देखते हैं ये कैसे है। ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो है वो कार्डियॉइड की जो है वो फिगर है। ये क्या है आप लोगों के सामने, ये जो कार्डियॉइड बनती है आर इज़ इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाली जो है वो हमारे पास कार्डियॉइड है। इस कार्डियॉइड में देखें तो ये एंगल्स जो हैं वो सारे शो किए गए हैं। तो इसमें इसके जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। यहाँ से लेके जो है वो अगर आप यहाँ तक ज़ीरो से लेके पाई तक, ये कहाँ से, ये देखो जो है ना वो इधर से अगर आप स्टार्ट करें तो ये कर्व ज़ीरो से स्टार्ट होती है और कहाँ पे होती है एंड, ये पाई तक एंड होती है। अगर ये हम लें तो सिमेट्री की वजह से बाहर आपको 2 मल्टीप्लाई करना होगा फार्मूले में। लेकिन अगर 0 से 2 पाई ले लें तो फिर आपको 2 मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। बहरहाल पोलर फॉर्म के अंदर हमारे पास जो एरिया का फार्मूला है वो किसके इक्वल है, एरिया इक्वल होता है 1/2 थीटा 1 टू थीटा 2 आर स्केयर डी थीटा। अब यहाँ पे हमें आर जो गिवन है वो ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर स्केयर था तो इसका स्केयर ले लेंगे और लिमिट हमारी जो है वो एज ए होल ही हम ले रहे हैं 0 टू 2 पाई। अगर हम 0 टू पाई लेते तो इधर लेफ्ट नीचे बाहर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अब हमने क्या करना है, अंदर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्केयर को ओपन कर लेना है। इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद ये हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला लगाया, इसके ऊपर जो है वो कॉस स्केयर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के। अब ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रेटेबल फॉर्म आ गई है। तो यहाँ से हम इसको आगे क्या कर लेते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट किया तो 3 तो बाहर कांस्टेंट चला गया, 1 का इंटीग्रल थीटा है, फिर कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल जो है वो क्या आएगा साइन 2 थीटा ओवर 2, और कॉस थीटा का जो है वो आएगा साइन थीटा। लिमिट हमारी है 0 से लेके 2 पाई। तो इनमें ये दो तो ज़ीरो हो जाएंगे और ये 3 थीटा में जो है वो थीटा के अंदर वैल्यू पुट करो तो 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा और ये 6 पाई होगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 पाई ए स्केयर ओवर 2, और यही हमने वहाँ पे जो है वो क्या किया है, इसको टिक भी किया है कि ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास 84 है। 84 में क्या है, द वैल्यू ऑफ √3 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स विल बी ग्रेटेस्ट व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू। यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है। अब ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए जो है वो फाइंड करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट भी कर लें तो जो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू देगी वो इसका आंसर होगा। तो बहरहाल इसमें जो डी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
तो इसको जो है वो हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। और इसको आगे जो है वो अगले पेज पे मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कैसे, कि हमारे पास बेसिकली क्या फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू √3 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स के इक्वल गिवन है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टेशनरी पॉइंट या एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो इसकी फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फिर एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए क्या कर रहे होते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करके तो हम देखेंगे कि ये वो पॉइंट्स होंगे जिन पे वैल्यूज़ जो है वो एक्सट्रीम होती हैं, मैक्सिमम होती हैं या मिनिमम होती हैं। तो यहाँ से आप लोगों के पास स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ रही है कि tan x इज इक्वल टू √3 और x किसके इक्वल आ गया, π/3 के इक्वल आ गया। इसको आप चेक भी कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जो है वो आप इस वैल्यू को जो है वो पुट करोगे, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो ये मैक्सिमा होता है। तो ये देखें, इसमें वैल्यू पुट की तो ये नेगेटिव है, तो ये क्या आ गया, मैक्सिमा। और ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आपको वहाँ पे पेपर में तो सिंपल आपने कुछ चीज़ें जो है वो बग़ैर ये काम किए सारा लिखे हुए, अब जैसे मैं इसको लिख के नहीं π/3 करना, मुझे पता चल जाएगा कि अगर π/3 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये मैक्सिमम है। तो बहरहाल इसके मुताबिक जो है वो हमारे पास ये जो π/3 वाली ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। और वो ऑप्शन स्टूडेंट्स कौन सी करेक्ट है, वो डी ऑप्शन है। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है आ जाएगा, वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद है 85। 85 क्या है कि इफ़ ए पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर द सब्जेक्शन ऑफ 4 फोर्सेस, 4 फोर्सेस हैं, एक F1 है, एक F2 है, एक F3 है और एक F4 है, 4 फोर्सेस हैं। और ये तो F4 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है क्योंकि ये अननोन है। अब ये देखें, बॉडी किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। और इक्विलिब्रियम की जो है वो दो कंडीशन होती हैं जिसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम क्या करोगे, इसको यूज़ करोगे कि तमाम फोर्सेज का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो वहाँ से हमारे पास F4 की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। और वो वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की और वो ए ऑप्शन के इक्वल है, यानी कि -5i + 4j + 4k। तो ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। अब इसको हम जो है वो इधर सॉल्व भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स कि हम वी नो दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज़ 0 इफ़ द पार्टिकल इज़ इन इक्विलिब्रियम, यानी कि चारों फोर्सेस का सम किसके इक्वल होगा, 0 वेक्टर के इक्वल होगा। हमें F4 फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं F1 की, F2 की और F3 की वैल्यूज़ पुट कर दी और ये हमारे पास F4 फाइंड हो जाएगा। अब मैंने इनको जो है वो क्या किया, ये जो सारी वैल्यूज़ थी इन सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड किया तो ये आ गया। इसको फिर जो है वो राइट साइड पे ले गए तो -5i + 4j + 4k। तो ये स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या आ गई, ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। यानी कि ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए वाली जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 85 तक क्वेश्चंस हैं वो अब जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद इस पेपर के जो है वो 15 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।